नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ज्यादा खुश इसीलिए हूं क्योंकि मेरे दोस्त आशीष जून ने ऑल इंडिया रैंक 271 प्राप्त किया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जाम को क्लियर करने के क्या दाव पेच हैं और क्या टेक्निक्स हैं। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये डायलॉग अप्रोप्रिएट है आशीष जून जी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई किया और एग्जाम को क्लियर करके दिखाया। दोस्तों, आशीष जून जी रोहतक से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से की है। पढ़ाई के साथ साथ ये बैडमिंटन के भी काफी शौकीन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैडमिंटन चैंपियन भी हैं। इन्होंने ये जो एग्जाम क्लियर किया है, ये सेंट्रल जीएसटी और कस्टम्स में सुपरिटेंडेंट की तरह जॉब करते हुए क्लियर किया है। तो आइए हम बात करते हैं आशीष जून जी से। आशीष जून जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपनी जो सक्सेस है इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू जी। और क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगा। मेरे फादर का जो है कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है मेरी प्रिपरेशन जर्नी में। मेरा ये 6th अटेम्प्ट था और कभी भी मेरे फादर ने ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बच्चे ये इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। और डिस्पाइट मैनी फेलियर्स इन मेंस एग्जाम, उनका कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है, बोथ फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली। उसके अलावा किसी भी मदर का एक इम्प्लिसिट सपोर्ट रहता है। वो बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखती है और ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है किसी की सक्सेस के लिए। मैंने पहले 5 अटेम्प्ट दिए जब मैं अनमैरिड था और हर बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेंस नहीं क्लियर कर पाया। इस बार 2019 में मेरी मैरिज हुई और शादी के पहले ही अटेम्प्ट में मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाया। मैं इसका क्रेडिट अपनी वाइफ को भी, बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट पिलर है वो मेरी लाइफ का। उनका ना सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट था बल्कि उन्होंने मेरे लिए काफी नोट्स बनाए हैं, मेंस में काफी नोट्स बनाए हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं उन्होंने मेरे लिए। मॉक सेशन लेती थी वो डेली मेरा, सुबह शाम आधा घंटा। तो फैमिली का एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट रहता है किसी की भी प्रिपरेशन में। अगर सपोर्ट होगा तो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेगा और कभी भी प्रेशर या स्ट्रेस में नहीं आएगा कि वो ये एग्जाम क्लियर कर पाएगा या नहीं। उसके अलावा पर्सनल एस्पेक्ट के अलावा प्रोफेशनल एस्पेक्ट को अगर मैं देखूं तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में वर्किंग हूं और मेरी 7 साल की जॉब हो चुकी है। वहां मुझे काफी सपोर्ट मिला सीनियर से। जॉब प्रिपरेशन के दौरान जरूरत पड़ती है, छुट्टियों की जरूरत पड़ती है, लाइट वर्कलोड चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहा है। हर एस्पेक्ट में मुझे अच्छे सीनियर्स मिले और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले और ऐसा डिपार्टमेंट मिला जो एक जेन्युइन एस्पिरेंट को, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को सप्रेस करने की बजाय प्रमोट करता है कि यू कैन डू इट एंड द पर्सनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट इज मस्ट फॉर एनीबॉडीज सक्सेस। मैं इनको देना चाहूंगा सपोर्ट। तो आशीष जी अपनी फैमिली और साथ साथ डिपार्टमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहते हैं अपनी सक्सेस का। ये बात आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इन्होंने कैसे 6 के 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किए। लेकिन मैं अर्जुन साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ आपके साथ, मतलब इस बार आपके लिए क्या क्लिक किया कि आपने तीनों स्टेजेस क्लियर कर दी इस बार। जी सर, इस बार मैं प्रीलिम्स लकीली मैं, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं क्लियर कर पा रहा था, लेकिन मेंस में 5 अटेम्प्ट से लगातार नहीं क्लियर कर पा रहा था। ऑल्दो मेरे हर अटेम्प्ट में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं मेंस में। मैं अपनी कंसिस्टेंसी को कहूंगा कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी कि मैं इस एग्जाम को नहीं कर पाऊंगा। तो इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी में माइनर चेंजेस लाए हैं। जैसे किसी भी एस्पिरेंट में टेंडेंसी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढूं, तो ये कई बार बैकफायर कर जाता है। मेरे 3rd 4th अटेम्प्ट में जो भी मुझे मार्केट में बुक मिलती थी मैं उसको ले आता था और पढ़ देता था मेंस में। तो मेरे 4th अटेम्प्ट में मेरे एक सीनियर थे,
उन्होंने पूछा मुझसे कि आप करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं फोरम आईएएस का कर रहा हूँ और विजन का और इनसाइट्स का। और फिर वो बोले कि साहब आपका ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा यार सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जब मैं इतने सारा मटेरियल कर रहा हूँ। और मैं कहा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ विजन का कर रहा हूँ। तो वो उस टाइम में आईपीएस बन गए और मेरा मेंस नहीं हुआ। तो मैंने रियलाइज किया कि ये एग्जाम जो है एक डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट स्ट्रेटजी मांगता है। इसमें आपको ना सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स देने होंगे बट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी। मैं तो कहूंगा कि मैं जितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने इस अटेम्प्ट में दिए उतने नंबर ऑफ आवर्स मैं पहले अटेम्प्ट से दे रहा हूं, पहले दूसरे लास्ट तक। लेकिन इस बार हुआ क्योंकि इस बार मैंने अपने सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके अलावा जो ये मेंस, मैं तो मेंस का ज्यादा अपना इसमें बताना चाहूंगा कि क्या क्लिक किया, क्योंकि प्रीलिम्स की हम बाद में अगर डिस्कस करना चाहें तो मेंस में इस बार मैंने कंटिन्यूसली कभी भी प्री और मेंस के बीच में मेरा पेन और कभी हाथ से नहीं छूटा और मैं कंटिन्यूसली लिखता रहा। एवरी मोमेंट जब मैं पढ़ रहा था, मैं 5 घंटे पढ़ता, मैं 8 घंटे पढ़ता, मैं 12 या 14 घंटे जब भी पढ़ता, तो मैं हमेशा मेरे हाथ में पेन रहता था और मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था। जो भी टॉपिक पढ़ता, जैसे मैंने अखबार पढ़ा और मैं फॉर एग्जांपल मैंने फेटलिज्म पे पढ़ा, तो मैं उस पर पहले ये लिखता था कि मुझे क्या पता है आता है उसमें। और मान लो उसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं और उसमें मैं 5 बातें लिख पा रहा हूँ और 5 बातें फिर मैं पढ़ के मुझे वो 5 बातें ध्यान आएंगी कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा है, तो मैंने पढ़ रखी हैं, पढ़ी हुई हैं। तो उन 5 बातों को नेक्स्ट टाइम मैं इंश्योर करता था उन्हें लिखते हुए। मैं स्क्रिबलिंग करता था। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे लॉन्ग आंसर्स बना रहा हूँ। टेस्ट सीरीज वो अलग है, वो भी ज्वाइन की मैंने, उसमें भी काफी टेस्ट लिखे मैंने। और स्क्रिबलिंग को अगर मैं सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं कहूँ कि मैं स्क्रिबलिंग करता रहता था, अपने पॉइंट्स लिखता रहता था, कुछ जो मुझे ध्यान आ रहे हैं। वो जो लिखता था वो बेशक मुझे भी समझ में ना आए, लेकिन मेरा कंटिन्यूसली दिमाग चलता रहता था। तो इससे क्या है, एक्टिव स्टडी हो रही थी मेरी। कई बार होता है आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में इतना नहीं जा पा रहा है, आप पैसिव स्टडी कर रहे हैं। वो जो स्क्रिबलिंग है हमेशा आपको एक्टिव रखेगा और आपको एग्जाम मोड में रखेगा, आपको मेंस मोड में रखेगा। आपका दिमाग चलता रहेगा कि मैं मेंस में मुझे ऐसे लिखना है, मेंस में इंट्रोडक्शन ये होगा, मेरा बॉडी ये होगी, नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे इतने होंगे, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। तो दूसरी बात ये थी। और तीसरी बात अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं जनरली टेस्ट सीरीज मेंस के बाद ज्वाइन करता था। इस बार मैंने प्री से पहले एक टेस्ट सीरीज फिनिश कर दी थी, तो उससे मेरा जो है मोमेंटम बना रहा। जनरली मेरी भी टेंडेंसी रहती थी और काफी बच्चों की रहती है कि प्री के 1-1.5 महीने बाद राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि 1-1.5 महीने बाद आपकी इंप्रूवमेंट होती है राइटिंग की, स्पीड की, क्वालिटी की। वो मैं ऑलरेडी पिछली टेस्ट सीरीज से एडवांटेज में था कि मैं इमीडिएटली 5-7 दिन बाद, फिर प्री के 5-7 दिन बाद मैंने दोबारा से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और वो मोमेंटम लास्ट तक बनता वो इम्प्रूवमेंट होती गई और एग्जाम तक मुझे लगता है मैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इस बार जुन साहब के लिए क्या काम किया। तो इस बार इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जो सोर्सेज है उनको रिड्यूस किया काफी। तो आप भी ध्यान रखें, कम सोर्सेज करें, ठीक है, उन्हीं को बार बार पढ़ें। और दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो आशीष जी फोकस करते हैं हमेशा, वो है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मतलब बार बार जो भी आपने पढ़ा है आप उसको लिखे जरूर। इससे क्या होगा, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। जो भी आप पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रहेंगे, तो आप पढ़िए और उसको आंख बंद करके लिखिए, सोचिए आपको क्या क्या याद आ रहा है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बताई इन्होंने कि आप एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से पहले ही कर लीजिए ताकि आपका मोमेंटम बना रहे एग्जाम के लिए। ठीक है जुन साहब, अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो आपके लिए ये है कि इस बार हमने देखा कि काफी बच्चों ने जॉब के साथ साथ अपना एग्जाम क्लियर किया, आप भी उन्हीं में से है। तो बच्चे अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें जॉब के साथ साथ, ठीक है, तो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, आपने अपना टाइम टेबल कैसे किया कि जॉब के साथ एग्जाम क्लियर हो जाए? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जॉब को एज अ डिसएडवांटेज ना लें, इनफैक्ट इसको एक एडवांटेज लें। क्योंकि मैंने टेंडेंसी देखी है काफी एक्सपीरियंस में राजेंद्र नगर में, वो पूरा दिन फ्री रहते हुए भी 4 से 5 या 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ पाते। लेकिन डेफिनेट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं
तो 7-8 घंटे अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप पूरा एफर्ट अपना दे रहे हैं, तो 7-8 घंटे आप निकाल सकते हैं। उसके लिए जैसे मैं आप अगर अपना एग्जांपल देना चाहूँ, तो मैं अगर जब वर्किंग था, जब मैं मतलब ऑफिस जाता था छुट्टियों के अलावा, तो मैं 6 बजे उठ जाता था, और छुट्टियों पे रहता था तो और जल्दी उठ जाता था, 4 बजे, उससे भी पहले। लेकिन जब मैं वर्किंग था तो 6 बजे तक उठ जाता था, और 3 या 4 घंटे सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले ही स्टडी आवर्स निकाल जाता था। फिर लंच टाइम हमारा 1 घंटा होता था, उसमें लंच किया 10-15 मिनट में, उसके बाद 45 मिनट्स 1 आवर मैंने निकाल लिया। थोड़ा जल्दी आ जाता था सीनियर से रिक्वेस्ट करके, 4 बजे 5 बजे तक आ गया। कभी 6 भी बज गए तो 6 से लेके ऑफिस में ही बैठ गया, रात को 10 बजे तक पढ़ता रहा। तो फिर भी मुझे लगता है कि काफी एक्सपीरियंस से ज्यादा मैंने नंबर ऑफ आवर्स निकाले होंगे अपनी जॉब के साथ साथ भी। उसके लिए आपको ड्यूरिंग योर वर्किंग जर्नी, और उसके अलावा आपको छुट्टी इफेक्टिवली मैनेज करनी पड़ेगी। सरकार या गवर्नमेंट सर्विस में है या आप प्राइवेट सेक्टर में है, छुट्टियां मिलती हैं आपको, आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कीजिए। अब तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, उसको भी आपका ट्रैवलिंग टाइम बच सकता है। और जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लीजिए, या रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी एक जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ जाएं, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एक बैकअप ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, और एक कैलिब्रेटेड रिस्क होना चाहिए, कैलिब्रेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको छुट्टी लेनी है, और आपका जैसे प्री रिजल्ट के बाद आपका मेंस आने वाला है तो लेनी है। अगर बेशक आपका सीनियर काफी, जनरली तो मेरे सीनियर सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मना किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपना उस टाइम पे अपना रिस्क लिया है। कभी भी अपनी जॉब मत छोड़िए, और जो लॉस ऑफ आवर्स हैं उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आपका वर्किंग है, ये आपके इंटरव्यू में एडवांटेज देगा आपको। बेशक आप नॉर्मल कॉलेज के पास आउट हैं जैसे कि मैं हूँ वो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में आपकी प्रोफाइल जाएगी उनके पास कि आप इतने टाइम से वर्किंग हैं, तो वो एक एडिड एडवांटेज होगा आपके पास, और आपके क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, और वो आपका इंटरव्यू भी कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक वीडियो देख रहा था, जैसे आप मेरा देख रहे हैं, मैंने भी एक मैडम का इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन मैनेज करे। तो उन्होंने कहा था कि काम इतना करो कि काम चल जाए। तो मैंने भी उसको अपना एजेंडा सा बना लिया। मुझे अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड नहीं चाहिए था, थोड़ा ऑफिसर बुराई करे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे लास्ट में भी नहीं रहना, और एवरेज बिलो एवरेज रह के काम चला लो। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद। तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली मैनेज हो सकता है जॉब के साथ, कोई इशू नहीं है। आजकल बहुत बच्चे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और आपने कुछ टाइम टेबल, जैसे कि आपने कुछ पहले पढ़ते थे जाने से पहले या ब्रेक्स में से कुछ टाइम टेबल रहा आपका जो आपका हेल्प किया, आपने कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं 6 बजे जनरली उठ के और 9-10 बजे तक 3 से 4 घंटे निकाल देता था। कई बार ऑफिसर्स कहते थे कि यू आर लेट, पर डोंट माइंड इट, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट। तो लंच टाइम में, या कभी आपके पास वर्कलोड कम है, या आप कुछ ऐसे सेक्शन में चले जाएं जहां ऑलरेडी वर्कलोड कम है, तो वहां जाके ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाइए। अपना फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखिए, और सिर्फ ऐसे लोगों से रखिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, और अपनी रिलेशनशिप और अपनी फ्रेंडशिप कम रखिए, और जो ऑलरेडी ऐसे बच्चों से रखिए जो मेंस सीरियस एस्पिरेंट हैं, और जो मेंस दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं या सिलेक्टेड हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जून साहब बता रहे हैं कि जो आप गैप्स जो आपके, जैसे कि आप सुबह उठ गए जॉब करते हुए, ठीक है, या ब्रेक्स में आपने पढ़ लिया, तो उस टाइम अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालिए ताकि आपको एडवांटेज मिले। साथ साथ डिपार्टमेंट से काफी कोऑपरेशन मिला इन्हें, ये इन्होंने बताया, ठीक है। और आप जॉब की आपके डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपको पर्सनल टेस्ट में यानी इंटरव्यू में आपको हेल्प भी करेगा। तो जॉब के साथ भी जरूर एग्जाम निकाला जा सकता है, ये मानना है आशीष जून जी का। अगला क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वो ये है
कि अब जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, आपको तो काफी एक्सपीरियंस है, आपने एग्जाम भी क्लियर किया है, तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो गलतियां ना करें, भाई क्या क्या गलतियां वो ना करें ताकि उनका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए? देखिए, इस एग्जाम की 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हर स्टेज एक डिफरेंट स्ट्रेटजी डिमांड करती है। अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो आपको फैक्चुअल नॉलेज और एनालिटिकल नॉलेज दोनों चाहिए। तो बेसिक बुक्स जो हैं हमारी, वो जो सबको पता है, उसकी आपको नंबर ऑफ रिवीजन्स जो हैं वो बढ़ानी चाहिए। जनरली क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ा दी और नंबर ऑफ रिवीजन्स रिड्यूस हो जाती हैं उससे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। कोई भी 18 घंटे नहीं पढ़ पाता, और वो पढ़ भी पाता होगा तो मुझे नहीं लगता उस एफिशिएंसी से पढ़ पाता होगा। 10 घंटे मेरे ख्याल में, या मैक्सिमम एग्जाम टाइम में 12 घंटे सफिशिएंट हैं। तो आप नंबर ऑफ अपनी रिवीजन्स बढ़ाइए, प्री में, मेंस में, दोनों में। तो प्री में और आप नंबर ऑफ टेस्ट्स अपने इंक्रीज कीजिए, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप बार बार पढ़िए। और कोई आप टेस्ट देते हैं तो आप देखिए कि आपका ये क्वेश्चन, जैसे जनरली क्या होता है कि 2 चॉइसेस हैं, सब उसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 में कंफ्यूजन रहता है, सबको रहता है, मुझे भी रहता है, सबको रहता है। बेशक मैंने 6 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, और लेकिन उसमें क्या है कि मैंने इस बार हर बार मेरी स्ट्रेटजी रही है प्री में कि मैं कभी भी बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट नहीं करता। 2 कटने के बाद जो 2 बच जाते हैं उनमें मैं देखता हूं कि कौन सा ज्यादा गलत है, और जो कम गलत आपको लगता है, क्योंकि दोनों ही सही लगते हैं जनरली, तो आप किसी भी को भी चूज कर देते हो। लेकिन आप ये देखिए कि ज्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है। आप देखिएगा काफी इंप्रूवमेंट होगी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस में, आपकी इंप्रूवमेंट होगी इस स्ट्रेटजी से कि ज्यादा गलत को नेग्लेक्ट कर दीजिए, और जो आपको दूसरा जो आखिरी चॉइस बच जाए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैं कहूंगा प्रीलिम्स में जो इम्पोर्टेंट थिंग है। और नंबर ऑफ टेस्ट दीजिए खूब, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टेस्ट होते हैं उनको दीजिए, आपको रैंक पता चलेगी अपनी। आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए तो आपको, और हर टेस्ट में अपना टारगेट सेट कीजिए कि मेरे कल टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स थे, नेक्स्ट टेस्ट है मेरा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या ऑल्टरनेट डे पे, मेरा टारगेट इतना है, और मैं टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाया, अगर मैं नहीं कर पाया तो। ये अपना फोकस कीजिए। ये मैं कहूंगा प्रीलिम्स में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। मेंस में जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज इन मेंस। मैं रिस्ट्रिक्ट इसलिए कह रहा हूं, ये नए एस्पिरेंट के लिए नहीं है रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलरेडी कम पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको नई चीज पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी है कि आई हैव ऑलरेडी रेड स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत और विजन के नोट्स, दे हैव ऑलरेडी रेड ऑल दीज थिंग्स। सो उनका फोकस है कि लेट्स ब्रिंग मोर इनटू आवर ग्रुप। सो वो और पढ़ते हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। और इंटरव्यू में मैं कहूंगा, इंटरव्यू एक अलग डायमेंशन है। प्री में पीटी के टेस्ट, मेन में राइटिंग प्रैक्टिस और स्क्रिबलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो मुझे इस बार, शायद मैं यहाँ बैठा हूँ और सर के साथ हूँ, सर ने मुझे मौका दिया, शायद सिर्फ इसी वजह से कि मैंने इस बार पेन और कॉपी, शायद में से 10 रजिस्टर मेरे स्क्रिबलिंग की वजह से भर चुके होंगे। तो मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी एस्पिरेंट ने, मैंने सुना है, मैंने 5 बार गलतियां करता रहा और फिर उससे सीखा मैंने, इस बार क्या करूं, नंबर नहीं बढ़ पा रहे, और या नंबर हर बार बढ़ते लेकिन कट ऑफ को टच नहीं कर पाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू में क्या है कि हम पढ़ते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम करंट अफेयर्स पढ़ लिया, या तो इसके लिए एक ये अलग डायमेंशन है। हमें बोलना पड़ेगा इसमें। स्पीकिंग, हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चों में थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतने इम्प्रूव नहीं होते, या हरियाणा के बच्चों के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, सबके तो मैं नहीं कह सकता, कि भाई हरियाणा के हेजिटेंसी है इंग्लिश बोलने में, लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मेंस में सोचते हैं लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, लास्ट में बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही आपका मेंस खत्म हो, अपने 2 दोस्तों को पकड़िए, जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने शाम को 1 से 2 घंटा डेली एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए।
तो आप इंटरव्यू तक देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक होगा। और आप में असली इंटरव्यू में ऐसी बातें कह के आएंगे जो ऑलरेडी आप उन इंटरव्यूज में बोल चुके हैं, और वो आप में डबल कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। उसके अलावा आप इंटरव्यू की तैयारी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कीजिए, कि आप एक्सपेक्ट, जैसे आप पहला इंटरव्यू दे रहे हैं या दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आपके डेफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपने डेफ को थॉरली प्रिपेयर कीजिए, हर डायमेंशन को क्वेश्चन बनाइए, 4 लाइन में आंसर लिखिए, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक पेज हर आंसर का बना रहे हैं। 4-5 लाइन में आंसर लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसको बोलिए, शीशा रखिए अपने सामने, अपने फ्रेंड को बोलिए, अपने गर्लफ्रेंड को बोलिए, अपने बॉयफ्रेंड को बोलिए, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, किसी को बोलिए, आप बोलते रहिए कंटिन्यूसली। और शाम को 1 से 2 घंटा अपने जो बच्चे और इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ डिस्कशन कीजिए। तो इंटरव्यू में तो मैं यही कहूंगा कि आप डिस्कशन इनिशियली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेंस होते ही अगर स्टार्ट कर देंगे तो आपके मार्क्स की, क्योंकि अब आने वाले टाइम में जैसे कट ऑफ कम होती जा रही है, 809 कट ऑफ थी 2017 में, 2018 में 774 थी, इस बार 751 है जनरल की कट ऑफ। तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू की जो महत्वता है वो बढ़ती जा रही है, इंटरव्यू एक क्रिटिकल फैक्टर होता जा रहा है। तो आप उसके लिए बढ़ाए, इंटरव्यू की स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस कर दीजिए, मेंस होते ही। तो आई एम श्योर कि मेंस कोई भी क्लियर अच्छे मार्क्स से, और कॉन्फिडेंट रहिए, सच बोलिए, आपको झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे काफी क्वेश्चन पूछे गए जो वो कभी भी आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में काफी आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। मेरे साथ पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के इंटरव्यू में कि आप एक अच्छी बात बताइए और एक बुरी बात बताइए जो आपने ऑफिस में आपके ऑफिस ड्यूरेशन के दौरान की हो। तो मैंने बताया कि सर अच्छा तो ये था कि मैंने 22 करोड़ की प्रॉफिटरिंग निकाली थी, मैं एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में फिलहाल वर्किंग हूँ, और वो निकाली थी मैं इसके लिए काफी प्राउड हूँ इस बारे में कि 22 करोड़ का मैं एडवांटेज दे पाया सरकार को। तो मेनली मेरा एफर्ट था। तो अपने सीनियर से डिस्कस करने का हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, और ये पहला ही क्वेश्चन आया। सर के फ्रेंड हैं सर धीरज दैया, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो वो बोले कि ऐसा बताओ कि सर मेरी टीम ने 22 करोड़ की प्रॉफिटिंग निकाली। मैंने कहा कि सर ये तो मैंने निकाली थी प्रॉफिटिंग। वो बोले नहीं, तुम्हें टीम वर्क दिखाना है। मैंने कहा चलो सर मैं ऐसे बोल दूंगा कि मेरी टीम ने निकाली थी लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल मेरा था। नहीं, ये भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि टीम वर्क। तो आप अगर देखो लाइफ में आप अगर क्वेश्चंस, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो किसी भी सिचुएशन को प्रीएम्प्ट कर पाओगे। यही वो देखते हैं, वो 4 महीने का 3 महीने का यूपीएससी टाइम देता है, उन्हें भी पता है कि बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर करके आएगा। दे ऑलरेडी नो कि भाई हम जो क्वेश्चन पूछेंगे ही विल बी रेडी। तो जो अच्छा प्रीएम्प्ट कर पाएगा, जो अच्छा रेडी होगा, उसको मार्क्स देंगे। वो रियल लाइफ में भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो उससे मुझे मेरा टीम वर्क दिखा उस क्वेश्चन से। और बुरा जो मैंने बताया कि सर 4th अटेम्प्ट में मैंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली थी। उसके बाद मेरे सीनियर ने मुझे रिव्यू किया, डांटा मुझे कि तुमने इतनी छुट्टियां ले ली, तुम्हारा काम भी पेंडिंग है। तो उससे उन्हें मेरी ऑनेस्टी दिखी। तो अपना सच बोलिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जो नहीं आता तो सर सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर। और वो हमारे एल्डर्स हैं और उनको पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ बात करने का हमें मौका मिला, हम लकी हैं हम वहां तक पहुंचे। तो मैं कहूंगा कॉन्फिडेंट रहिए, ऑनेस्टी दिखाइए अपनी, और यू विल बी थ्रू। तो जैसे कि आशीष जी ने बताया कि गलती क्या ना करें, मतलब कि आप ये ध्यान रखिए कि हर एक स्टेज डिफरेंट है और उसके लिए डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए होगा। प्री के लिए इन्होंने बताया कि आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, ठीक है, अपने टेस्ट दीजिए, ठीक है, और टारगेट कीजिए कि हाँ इस टेस्ट में मेरे को इतना नंबर लेके आना है। मेंस में आप आंसर राइटिंग पे कीजिए और इंटरव्यू में अपनी ऑनेस्टी पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आशीष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी लंबी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, कई बार एक्सपीरियंस का मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दें, ठीक है, आपका भी कभी किया होगा मन कि आप पढ़ाई छोड़ देते, तो इतनी लॉन्ग जर्नी में आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा? डेफिनेटली विनय भाई, ऐसा कई बार लगता है कि
प्रिपरेशन काफी नंबर ऑफ ईयर्स हो गए हैं, अटेम्प्ट्स हो गए हैं, हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको सोल एम है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना ही है, तो ये अंदर से इनर मोटिवेशन आती है कि मैं कर सकता हूँ। कई बार पेरेंट्स की मोटिवेशन मैं कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि मुझे कई बार लगता था कि शायद क्या पता ना हो, जब 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या गारंटी है 6th अटेम्प्ट में होगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़ तैयारी, ऐसा कभी नहीं कहा। तो और पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि मेरी वाइफ का लकी चार्म था, क्या था, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। अगर फैमिली में पीसफुल एनवायरनमेंट हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और कॉन्फिडेंट रखें, तो मुझे लगता है कि फैमिली एनवायरनमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। सेकेंडली, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, वर्किंग हूँ काफी टाइम से, तो मैं देखता था वर्किंग ऑफिसर्स की, आईआरएस ऑफिसर्स की। मैं सीनियर और आईएएस ऑफिसर के साथ भी अटैच रहा हूँ, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने देखा कि उनके काम करने का स्कोप बहुत वाइड है। तो जो हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं 22 करोड़ की प्रॉफिट सरकार को दे पाया। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या पता 200 करोड़ की प्रॉफिटिंग दे पाता। तो ये भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि, और मैंने देखा कि जैसे मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर हूँ या उसके बाद प्रमोट होकर सुपरिटेंडेंट बना हूँ, तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में रहूंगा। सिविल सर्वेंट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है। जैसे भाई वो फिलहाल जीएसटी में है, पहले पावर में रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, लोगों के घर तक बिजली पहुंचाना। कलेक्टर रहे हैं, कलेक्टर का तो वाइड स्कोप आपको पता ही है। उसके बाद रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स, एक्साइज, बैंकिंग सब कुछ आता है। तो एक काम करने का स्कोप बढ़ता है और आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ। और इनमें और मुझ में कोई एनालिटिकल स्किल्स का या नॉलेज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई जब तक हम मिलते नहीं है ऑफिसर से, हमें लगता है कि दे आर गॉड्स। पता नहीं कि दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। लेकिन हम मिलते हैं उनसे, डेली इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें खुद कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी उसी लेवल पे उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। थर्डली, मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे 100% श्योर था कि मेरा मेंस नहीं निकलेगा इस बार, फिर भी मुझे याद है फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 दिसंबर को शायद मेंस कंप्लीट हुआ था, और मैंने 9 दिसंबर को अगले मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अगले में कर देनी चाहिए सबको, लेकिन ये अंदर से यूं था, विलिंगनेस थी, डिटर्मिनेशन थी कि कुछ भी हो जाए करना जरूर है। तो जो डेडिकेशन से काम करते हैं, आई वुड से इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ कि होगा या नहीं होगा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कब होगा। तो बढ़िया है, जून साहब ने बताया कि इनकी मोटिवेशन के सोर्स रहे पेरेंट्स, इनकी फैमिली एनवायरनमेंट, वाइफ से भी काफी सपोर्ट मिला। तो एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है अच्छा, तो तुम्हें एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेटेड रहते हो। साथ साथ जो लोगों के लिए काम करने का जुनून था, गवर्नमेंट जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बात आप अच्छे जानते हैं। जो आईएएस, आईपीएस या और गवर्नमेंट सर्विस है, काफी बड़ा स्केल देती है, आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाए अपने देश के लिए भी। तो ये था जून साहब के लिए उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जून साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा कि ठीक है, सभी लोग तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या एस्पिरेंट्स को अपने अल्टरनेटिव साथ साथ रखने चाहिए या केवल यूपीएससी पे फोकस रखें पूरा अपना? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि अगर आप इनिशियली इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो 1 से 2 साल आपको एक्सक्लूसिवली सिविल सर्विसेज के लिए देना चाहिए। उस दौरान आप अपना बेस अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। तो आप बेस बनाने के बाद 1-2 साल के बाद अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज सर्च करना शुरू कर दीजिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, आरबीआई ग्रेड बी, एसएससी सीजीएल, कोई जॉब छोटी नहीं है। आपको मुझे ध्यान नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल पोस्ट पे थी एक लड़की, मुझे नाम ध्यान नहीं, उन्होंने रैंक 1 आई थी। अगर वो ये सोचती कि मैं ये जॉब क्यों ज्वाइन करूं, और तो ये अलग माहौल रहता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो ठीक है, आप ऑफिस को इतना महत्व ना दें, लेकिन आप जॉब में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।
तो इससे टेंशन कम होती है, ऑल्टरनेटिव आपका इनकम भी बनी रहती है, फाइनेंशियल सपोर्ट घर वालों को, जो लोग फाइनेंशियली इतने एम्पावर्ड नहीं है उनको भी सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा आपके प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आप अपने डेली सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके इंटरव्यू में काम आता है। तो कम्युनिकेट करना ऑफिसर्स के साथ, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। जॉब सिक्योरिटी, तो मैं कहूँगा कि जॉब ऑल्टरनेट होना बहुत जरूरी है। 2 साल आप 1 साल अपना एक्सक्लूसिवली दे सकते हैं प्रिपरेशन पे, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज सर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत ही अनसर्टेनिटी है और बहुत सारे मैं तो कहूँगा मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, मैं तो एक एवरेज कॉलेज से पास आउट हूँ, बहुत सारे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग IITians नहीं पास हो पाए। ऑल्टरनेट अपना सर्च कीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और वो अगले अटेम्प्ट में आपकी मदद करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जून साहब कि एग्जाम में जरूरी नहीं है सभी लोग सिलेक्ट हों, तो अपना 1 या 2 साल अच्छे डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए, उसके बाद अपना ऑल्टरनेट जरूर रखिए साथ साथ। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, प्लस आपको अपने पर्सनल टेस्ट में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा।